भारत के संविधान में जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, उसमें राज्यपाल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से अलग अलग रियासतों में बटे देश को एक राजनीतिक इकाई के रूप में बांधा गया, उसके लिए आवश्यक था कि उन रियासतों या राज्यों और केंद्र के बीच एक समन्वय रहे। प्रदेश का मुख्यमंत्री उस राज्य का कार्यकारी प्रधान हो और राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त राज्यपाल वहां का संवैधानिक प्रधान। गौर से देखें तो राज्य का कार्यभार मुख्यमंत्री के ऊपर और प्रदेश के सारे कार्य संवैधानिक दायरे में हो रहे हैं, ये देखना राज्यपाल का कार्य रहा है। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि कैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संविधान के संरक्षक और उसके पोषक के रूप में कार्य करता है। साथ ही हमने जाना कि संविधान द्वारा राज्यपाल को ऐसी कौन सी शक्तियां मिली हैं जिसके तहत राज्यपाल की भूमिका किसी राज्य के विकास में कितनी अहम हो जाती है। पिछली कड़ी में हमने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उनके अनुभवों और राज्यपाल संस्था पर बात की। राज्यपाल कार्यक्रम की इस कड़ी में बात करेंगे उपराज्यपाल और प्रशासकों की। जानेंगे ये संस्था कैसे विशेष और अलग है राज्यपाल की संस्था से। राज्यपाल की संस्था के साथ ही संविधान में एक व्यवस्था और दी गई। ये व्यवस्था थी उपराज्यपाल या प्रशासक की। हालांकि ये व्यवस्था मूल संविधान में ना होकर बाद में 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय 7वें संविधान संशोधन कानून के तहत जोड़ी गई। 7वें संविधान संशोधन कानून के बाद राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का उपबंध सामने आया। इन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे सीधे राष्ट्रपति के पास होने का प्रावधान किया गया। इन राज्य क्षेत्रों का प्रशासक उपराज्यपाल को बनाया गया। राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद समान होते हुए भी दोनों के कार्य और अधिकारों में काफी अंतर होता है। संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपालों को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। बात अगर राज्यपाल और उपराज्यपाल की भूमिका में अंतर की करें तो उपराज्यपाल की शक्तियां राज्यपाल की तुलना में व्यापक हैं। राज्य का राज्यपाल अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद से सलाह लेने के लिए बाध्य होता है, जबकि उपराज्यपाल को प्रत्येक विषय पर मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही राज्य का राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि दिल्ली, पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उपबंध है। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपालों की भूमिका और उनके अधिकारों को अच्छे से समझने के लिए राज्यपाल कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं भारत के उत्तरी छोर में बसे जम्मू और कश्मीर। पाँच अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को हटाने की मंजूरी दी थी। 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। विशेष बात यह रही कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया, जबकि लद्दाख में बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का। इसके साथ ही ये पहला मौका था जब किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया हो। विशेष दर्जा, अलग विधान और आतंकवाद के लिए जाने जाने वाले जम्मू कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को ये संज्ञा सिर्फ बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़, फूलों से भरी वादियां, खूबसूरत झीलों को समेटे प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से ही नहीं मिली, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, ज्ञान और दर्शन ने कश्मीर को असल में स्वर्ग बनाया। प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं को अपने में समेटे कश्मीर का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है।
ऐतिहासिक विरासतों और शैव विचारधारा की पवित्र भूमि कहे जाने वाले कश्मीर में मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ की मूल सनातन संस्कृति को बौद्धिक रूप से विकृत तो किया ही, सदियों पुरानी धरोहरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमा ली। अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के बाद राज्य की बागडोर राजा गुलाब सिंह डोगरा को सौंप दी। आजादी मिलने तक जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासकों का शासन रहा। आजादी के वक्त हरि सिंह यहाँ के महाराजा थे। जब भारत आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिला। इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गईं। विदेश, संचार और सुरक्षा जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था। इसके अलावा केंद्रीय और समवर्ती सूची पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किए जा सकते थे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करे। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश के जरिए ही अनुच्छेद 35A संविधान में जोड़ा गया। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेषाधिकार देता था, जो यहाँ के स्थायी निवासियों से जुड़ा हुआ था। एक तरह से इस अस्थायी व्यवस्था ने यहाँ पर अपनी जड़ें जमा ली। लंबे समय के लिए ऐसा लगता था मानो स्थिति बदली नहीं जा सकती, लेकिन सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का प्रस्ताव किया और 5 अगस्त को संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। राज्यों का पुनर्गठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात देश में समय समय पर विभिन्न राज्यों का गठन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए गए हों। बात अगर केंद्र शासित प्रदेशों की करें तो संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध है। देखें तो सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन इनकी प्रशासनिक पद्धति में एक रूपता नहीं है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एक प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य का संवैधानिक प्रमुख। केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनी हुई सरकारों की व्यवस्था है। इन प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है, इसलिए यहाँ का प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा ही हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने प्रदेश में उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर विस्तार से बात की। देखिए, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टि रखते हुए 2 तरह की व्यवस्था इस देश में बनाई, एक संघीय सरकार और एक राज्य सरकार की व्यवस्था। बाद में संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 241 में उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। संविधान सभा की बहस में भी आप जाएंगे तो जिस दिन इस पर चर्चा हो रही थी, संयोग से उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की तबीयत खराब थी, थे नहीं। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बल देकर के बात कही थी कि ये व्यवस्था आवश्यक क्यों है। तो मोटे तौर पर महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसे संघराज्यीय क्षेत्रों के कार्यभार की पूरी जिम्मेदारी उपराज्यपाल पर जो लोग आसीन होते हैं उपराज्यपाल के पद पर, उन पर दी गई। एक तरह से भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी है।
अब 3 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ विधानसभाएं भी हैं। उसमें दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर है। कुछ यूटी जैसी हैं जहाँ विधानसभाएं नहीं है, छोटी हैं, उनके अलग कारण है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये संघ राज्य क्षेत्र बना। केंद्र और राज्यों के संबंध को बेहतर बनाने में राज्यपाल या उपराज्यपाल की भूमिका काफी अहम हो जाती है। संविधान सभा की बहस की तरफ इशारा करते हुए उपराज्यपाल महोदय बताते हैं कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर इस पद को कितना प्रासंगिक माना गया। ये मानते हैं कि उपराज्यपाल की अहम जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के संघीय ढांचे पर कहीं कोई आंच न आए, प्रदेश की सरकार संविधान और कानून के हिसाब से कार्य करे। ये देखना भी राज्यपाल या उपराज्यपाल के कार्यक्षेत्र के अधीन ही है। स्वतंत्रता सेनानी विशेष रूप से संविधान निर्माताओं के मन में बड़ी स्पष्टता थी कि राज्यपाल या उपराज्यपाल का रहना बहुत आवश्यक है। चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, उस समय के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत हों, राजेंद्र बाबू, सबने इस बात पर बल दिया कि एक ऐसी संस्था हमारे पास होनी चाहिए जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सके और जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है उसमें कहीं डेंट न हो, भारत सरकार के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के नाते वहाँ काम कर सके। और मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोगों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया। केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभाएं हैं और चुनी हुई सरकारें हैं, वहां भी कई मसलों पर राज्यों को सीधे सीधे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पुलिस, लोक प्रशासन, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक जैसे विषय सीधे उपराज्यपाल के पास हैं। जम्मू और कश्मीर का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239A के अनुसार किया जाना तय किया गया। अनुच्छेद 239A मूल रूप से पुदुचेरी के लिए तैयार किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर पर भी लागू है। संवैधानिक प्राविधानों के अंतर्गत ही व्यवस्था की गई है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल का दायित्व क्या होगा, विधानसभा द्वारा चुनी गई सरकार का दायित्व क्या होगा, स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित किया गया है। और उसी आधार पर केंद्र सरकार और उसका गृह मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों को देख सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। जम्मू कश्मीर को लेकर एक चर्चा और चलती थी। 2 निशान, 2 विधान और 2 गान, और एक समय तक तो 2 प्रधान भी हुआ करते थे। उपराज्यपाल की व्यवस्था होने के बाद यहाँ की बदलती स्थितियों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बात की। नहीं, ये स्थिति तो 5 अगस्त 2019 को ही बदल गई थी। मुझे लगता है कि ये देश जानता है कि ये व्यवस्था कैसे बदली। देश की संसद ने बदला, भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति ने बदला और देश के गृह मंत्री के प्रस्ताव ने बदला, जिसे देश की संसद के दोनों सदनों ने पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से उसे पारित किया। और मैं समझता हूं कि उसी दिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भारत का जो अविभाज्य अंग था पूरी तरह से एकीकृत हो गया और चाहे वो एक विधान हो, एक निशान हो, एक प्रधान हो, सब कुछ जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों यानी विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। हाल ही में यहां परिसीमन का काम पूरा हुआ। परिसीमन और नई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रकाश डाला। संसद में जब गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है देश को, प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर कहा है, तो ये मान के चलना चाहिए पहले डिलिमिटेशन और उसके बाद चुनाव। तो डिलिमिटेशन का काम मोटे तौर पर खत्म हो गया। अब चूंकि मतदाता सूची 2015 की है तो नई मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग करा रहा है। तो एक बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उचित समय पर चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग करेगा। कोई भी देश, राज्य या संस्था
सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जाती है जब शक्तियों का सही तरीके से विकेंद्रीकरण हो और विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर की तरफ हो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुए 28 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। हम दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य था जहां लोकतंत्र के स्वरूप और चुनाव को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। अब प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी कायम है। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर तक पहुंचा है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, इसे लेकर उपराज्यपाल महोदय ने विस्तार से बताया। दुनिया में लोकतंत्र का जो विचार है वो हमारे देश से ही आया है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र केवल विधानसभा चुनाव पैमाना नहीं है। लोकतंत्र यहाँ अभी पंचायती राज व्यवस्था हमने त्रिस्तरीय लागू की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और पहली बार ये व्यवस्था लागू हुई। 30,000 से ज़्यादा चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रणाली के अभिन्न अंग बन करके सामान्य नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास कामों को गति दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये सही है कि देर से यहाँ लागू हुई, लेकिन देश के मैं कह सकता हूं कि जो सबसे बेहतर राज्य माने जाते हैं पंचायती राज की दृष्टि से, उनसे ज़्यादा फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट अब चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो डीडीसी मेंबर हों, बीडीसी मेंबर हों, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, सरपंच, पंच मिल करके बनाते हैं। और मुझे याद है कि पिछले 3 सालों में जो वृद्धि हुई, 5,361 करोड़ से आज 22,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट हो गया है। तो हर जिले को 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा राशि हम दे रहे हैं विकास के लिए। और कौन से विकास काम होंगे ये चिन्हित भी चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान मान्य नहीं था। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लाभ से भी यहाँ के नागरिक वंचित थे। ठीक यही स्थिति मौलिक कर्तव्यों की भी रही। यहाँ के नागरिकों पर मौलिक कर्तव्यों का भी कोई बंधन नहीं था। प्रदेश में उपराज्यपाल की व्यवस्था के बाद मौलिक अधिकारों को लेकर यहाँ के नागरिक कितने सजग हैं और मौलिक कर्तव्यों का पालन यहाँ कैसे किया जा रहा है, उपराज्यपाल महोदय ने इससे जुड़ी जानकारी दी। अधिकार और कर्तव्य का सामंजस्य और मैं कहूं कि एक फाइन बैलेंस किसी भी राष्ट्र और किसी भी प्रदेश, किसी भी स्थान के विकास के लिए बड़ा आवश्यक है। और इस बात पर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बल दिया था और वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी बार बार ये बात करते हैं कि अगर हम अपना कर्तव्य ठीक से करेंगे तो लोगों को अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। मैं समझता हूं कि कर्तव्य ठीक से करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की अगर मैं बात करूं तो पुरातन काल से ही एक तो वो सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध रहा है और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहा है। जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण में वो बराबर कोशिश करता रहा है, लेकिन कुछ ताकतें थीं, मैं समझता हूं कि जिनके कारण उनका योगदान उस ढंग से व्यापक रूप से नहीं हो पाता था। अब वो सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, अधिसंख्य लोग जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और भारत के विकास के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटे 3 बरस हो गए हैं। साथ ही उपराज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा के कार्यकाल को भी 2 साल हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि हर कोई ये जानना चाहेगा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, वहां के लोगों को क्या क्या अधिकार मिले। मोटे तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर मैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं ईमानदारी से कि एक तो पारदर्शिता के आधार पर शासन व्यवस्था चले और आम आदमी की जो तकलीफें थी
उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। 19 से लेकर के 22 की यात्रा की अगर मैं चर्चा करूंगा तो कोई ऐसे माइलस्टोन हमने प्राप्त किए हैं जो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जब देश भर के राज्यों की सूची बनती थी तो नीचे से तीसरे चौथे स्थान पर हम आते थे, अब ऊपर से चौथे स्थान पर है। ई गवर्नेंस के मामले में आज हम यूटी श्रेणी में 1 नंबर पर हैं और राज्यों को अगर मिला लें तो 5वें स्थान पर हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हम अब परफॉर्मर की श्रेणी में माने जा रहे हैं। अगर हेल्थ पैरामीटर्स की मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे तो उससे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर की हुई है। जो भी काम हम करते हैं वो पब्लिक डोमेन में कितना पैसा है, उस काम के लिए कितना खर्च हुआ, कितना काम हुआ, ये अब लोग देख सकते हैं। तो ये एक नई शासन प्रणाली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकसित हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा की राजनीति में एक अनुशासन प्रिय विकास पुरुष की छवि रही है। इनका जन्म 1 जुलाई 1959 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहनपुरा गांव में हुआ। इन्होंने गाजीपुर से ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर बीएचयू स्थित आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और फिर एमटेक की डिग्री भी हासिल की। मनोज सिन्हा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में विकास के कई काम किए। इनका राजनीतिक सफर 1982 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव जीतने के साथ शुरू हुआ। इसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में ये पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री बने। एक कुशल प्रशासक और विचारक मनोज सिन्हा जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। राज्यपाल कार्यक्रम की इस कड़ी में इतना ही। राज्यपाल संस्था के महत्व और इस पद से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे आगे की कड़ियों में। मिलेंगे किसी और प्रदेश के राज्यपाल से। तब तक के लिए संसद टीवी को दीजिए इजाजत।